नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0। चलिए इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला और दूसरा, और उनमें से आपको बताना है करेक्ट। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस पूछ रहा है, इट इज़ कंट्रीज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर नियर रियल टाइम डेटा ऑन द एनर्जी सेक्टर। क्या यह सही है? दूसरा, इट वॉज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन कोलैबोरेशन विद द एनर्जी एंड क्लाइमेट थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन। दूसरा सेंटेंस यह बता रहा है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलके यह डेवलप किया है। और यह क्या काम करता है? इट इज़ एन वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर नियर रियल टाइम डेटा, हमें एनर्जी सेक्टर के रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल नहीं है, यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने फिलहाल वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलके यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस पूछा है इसलिए आएगा ओनली 1। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में कि यह है क्या। तो रिसेंटली नीति आयोग ने वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलके ICED 3.0 लॉन्च किया हुआ है, और यह एनर्जी सेक्टर का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि नियर रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, किन्होंने बनाया? इनको बनाया वसुधा फाउंडेशन के साथ मिलके नीति आयोग ने बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है, रिसेंटली न्यूज़ में था, उनको किन्होंने रिलीज़ किया हुआ है? क्या किया है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आपको बताना है कि यह इंडेक्स किन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। चलिए 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 जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जी हाँ, इनका आंसर आएगा हमारा नीति आयोग। नीति आयोग आमतौर पे रिपोर्ट ही बनाता है और एक थिंक टैंक के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यह अलग अलग रिपोर्ट बना के हमारे कंट्री में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाने की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लाने की। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। ठीक है, चलो अब थोड़ा देख लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो क्या हुआ है कि नीति आयोग ने इसका 3rd एडिशन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, कौन से साल के लिए? 2022 के लिए। चलिए, और यह जो इंडेक्स तैयार करते हैं, यह इंडेक्स 4 पिलर पे तैयार किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, उन एक्सपोर्ट को जांचने के लिए नीति आयोग जो रिपोर्ट पेश करता है, उनमें 4 पिलर के तौर पे इंडिकेटर लिए जाते हैं। पहला कि वहाँ की पॉलिसी कैसी है, दूसरा वहाँ का बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, तीसरा वहाँ का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, और चौथा वहाँ का एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, चलिए आपको मुझे क्या बताना है कि इस इंडेक्स में फर्स्ट स्टेट कौन सा आया, और आपको यह भी बताना है कि आपका कौन सा स्टेट है और उस स्टेट का कौन सा नंबर आया है। ठीक है, चलिए इतना आपको बताना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एशियाटिक चीता के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एशियाटिक चीता। चलिए चीता के बारे में, एशियाटिक चीता के बारे में आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं, और उनमें से आपको क्या बताना है? हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, कितने गलत है। तो सबसे पहला सेंटेंस, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऐसा IUCN का रेड लिस्ट बता रहा है, तो जो कि बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, दे आर नाउ फाउंड ओनली इन ईरान। बिल्कुल सही बात है, एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही पाया जाता है। तीसरा सेंटेंस, कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज चूजन फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ एशियाटिक चीता टू इंडिया। देखिए
आपको पता होगा कि अभी प्रोजेक्ट चीता के तहत हमने नामीबिया से कुछ चीता लाया। और नामीबिया कौन सा कंट्री है? जी हाँ, नामीबिया जो है वह अफ्रीकन कंट्री है। तो हम कौन सा चीता लाए? हम चीता लाए, अफ्रीकन चीता लाए हैं। तो तीसरा सेंटेंस हमारा गलत साबित हुआ। हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। और इनकरेक्ट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा बारे में कि इंडिया में यह चीता को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है कुनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे आया है? मध्य प्रदेश में आया है। और हाँ, यह अफ्रीकन चीता है, नहीं कि एशियाटिक चीता। ठीक है, उसके अलावा अगर पोटेंशियल होम हम देखें तो एक है नौरादेही, वहाँ पे भी आप उनको रख सकते थे, जो भी कहाँ पे आया था? मध्य प्रदेश में आया हुआ है। दूसरा जहाँ पे रखा है उसको कुलोपालपुर नेशनल पार्क में रख सकते हैं, जो भी आया है मध्य प्रदेश में। और एक और साइड हम वहाँ पे रख सकते थे, वह था सागर, जो भी आया है राजस्थान में। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम चीता के डिफरेंस के बारे में। अगर डिफरेंस के बारे में देख ले तो अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, जबकि एशियन चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर है। उसके अलावा एक और चीता की प्रजाति होती है जिसको किंग चीता कहा जाता है, जो कि वल्नरेबल है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है यह आप वीडियो पॉज करके लोकेशन उसका देख सकते हैं। लेकिन एशियाटिक चीता जो है वह सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू एडजर्नमेंट मोशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बताना है। पहला, इट इज इंट्रोड्यूस ओनली। देखिए ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आते हैं ना, तो आपको राउंड कर देना है। सबसे पहला सेंटेंस पूछ रहा है, इट इज ओनली इन द लोकसभा, इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या ये बिल्कुल सही है बात? बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट्स ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयरफॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज दिस डिवाइस। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यह जो एडजर्नमेंट मोशन है यह हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ एक डिवाइस के जिसे गवर्नमेंट को सेंसर कर रहा है कि भैया गवर्नमेंट आप बताइए आप किस हिसाब से कामकाज कर रहे हो। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। अब सरकार गिराने के लिए आपको पता होगा कि 545 में से 273 से कम करना है। और यह कम कोई राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, यह कहाँ पे आता है? लोकसभा में आता है। तो सरकार गिराने का जो प्रस्ताव है वो भी एडजर्नमेंट मोशन के साथ साथ अगर हम पेश करते हैं तो उनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भैया एडजर्नमेंट मोशन क्यों पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली कांग्रेस के एमपी ने पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट मोशन को मूव किया हुआ है। और किन के रिगार्डिंग? आपको पता होगा जो मणिपुर में हादसा हुआ और मणिपुर में जो हमारा क्राइम हो रहा है, 2 वुमन के अगेंस्ट में जो वीडियो वायरल हुआ था उनके रिगार्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एडजर्नमेंट मोशन के बारे में। तो यह जो मोशन है यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और इसको लाने के लिए राज्यसभा में परमिशन नहीं मिलती है। दूसरा, इसको लाने के लिए 50 मेंबर का परमिशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और जब भी एडजर्नमेंट मोशन आएगा तो 2.5 घंटे से कम इसकी सुनवाई नहीं होगी। आपको कम से कम कितनी सुनवाई करनी है इस पे, इस इश्यू पे? कम से कम 2.5 घंटा। ठीक है, तो ये था हमारा एडजर्नमेंट मोशन वाला सवाल। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है डार्ट मिशन के बारे में। चलिए, डार्ट वॉज द फर्स्ट एवर स्पेस मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्टर बाय काइनेटिक इम्पैक्टर। चलिए, आपको पता होना चाहिए डार्ट मिशन क्या है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे चारों ओर कई सारे जो रिपल्स बने हुए हैं, उनमें कभी कभी क्या हो जाता है कि बाहर का कोई एस्टेरॉइड हमारे सर्कल में आ जाता है।
ठीक है, और उनके चांसेस होते हैं कि वो हमारी पृथ्वी से आके टकरा जाए। अब आपको पता है कि हमारा एक खुद का मून है, जो मून जो है वो स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक स्पीड के साथ हमारे चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन अगर ये बाहर से आया हुआ कोई भी एस्टेरॉयड, ठीक है, अगर ये हमारी पृथ्वी के ऊपर टकरा जाता है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया कि पृथ्वी से हमने एक मिसाइल छोड़ा, और मिसाइल छोड़ के स्पेस मिशन ऐसा छोड़ा कि यह जो हमारे यहाँ पे आता था तो हम उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करें। अगर डिफ्लेक्ट करते ये तो ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पृथ्वी पे आने से किसी एस्टेरॉयड को रोकने के लिए हमने ही उसको ऐसा छोड़ा कि यह अपनी दिशा बदल दे। इसी को बताया जाता है डार्ट मिशन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा, ईएसए और इसरो लॉन्च इन 2021। नहीं भैया, ईएसए और इसरो नहीं है। ईएसए का एक और मिशन है ऐसा ही, हेरा करके है। क्या नाम है उसका? हेरा करके है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, पहला सेंटेंस यहाँ पे सही है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहे तो उनको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना, डार्ट मिशन दुनिया को बचाने के लिए ऐसा सबसे पहला वाला मिशन था। फिर चाहे इसरो का हो या नासा का हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक क्वेश्चन में हम आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज की, जो कि पूछा गया था 2022 में। विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए G20 के कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में आपको नीचे दिए गए सेंटेंस के बारे में बताना है। सबसे पहला सेंटेंस, इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, ठीक है। क्या यह G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है यह G20 के ग्रुप के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जो कि पेरिस क्लब के साथ था। दूसरा, इट इज़ इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेप्थ। क्या यह डेप्थ के रिगार्डिंग, अनसस्टेनेबल डेप्थ के रिगार्डिंग गरीब देशों को मदद करने की बात कर रहा था? चलिए, तो ये दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। इसी वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को यहीं नहीं छोड़ना है। आपको क्या बताना है भैया? वही बताना है जो आपको क्वेश्चन आया है कि सर जी बी में तो हमें पता चल गया, दूसरा सेंटेंस में तो हमें पता चल गया, लेकिन ए में जो यह पेरिस क्लब है वह क्या है? तो आप मुझे बताओ कि पेरिस क्लब क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत ही अटपटा सा सवाल यूपीएससी ने आपको पूछा था। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भैया ये जो RFI है या फिर जो RCF है यह किनके रिगार्डिंग किनके साथ जुड़ा हुआ है? क्या यह ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ा है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जुड़ा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव के साथ जुड़ा है, या फिर हमारे फेवरेट वर्ल्ड बैंक है उनके साथ जुड़ा है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। आपको पता होगा एक SDR करके गोल्ड पेपर गोल्ड जो बोला जाता है उनको क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड। क्या होता है? SDR होता है, उसमें IMF है। इंडिया का उसमें कितना स्थान है? तो भैया इंडिया का उसमें 8th स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थान और सबसे पहला नंबर पे कौन है? USA वाला आता है, ठीक है। चलो तो इस सवाल का सही आंसर है IMF। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India। देखिए इस सेंटेंस यह पूछ रहा है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल है भारत के और जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, सिर्फ उन दोनों को ही हम पार्लियामेंट में प्रोसीजिंग में मीटिंग में भाग लेने की परवानगी देते हैं या फिर उनको अलाउ किया जाता है। तो भैया ये चीज़ गलत है, ये दोनों को नहीं करते, ये सिर्फ हमारे एजी को करते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल को ही हम यह सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो पहला सेंटेंस हो गया हमारा गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको अगर कभी भी ऐसा सवाल पूछते हैं तो आपकी आंखें चौड़ी होनी चाहिए कि क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। अरे भैया ऐसी थोड़ी ना होता है, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई तो क्या अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है क्या? अगर ऐसी छोटी छोटी बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करेंगे तब तो फिर भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही लंबा हो जाना चाहिए था। ऑलरेडी यह दुनिया का सबसे लंबा है, ठीक है। तो यह सेंटेंस भी गलत है, ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस, पहला भी करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नन, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा के पास कौन सा पावर है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है? पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। नहीं भैया, आपकी अगर दोनों इमरजेंसी है या तीनों टाइप्स की इमरजेंसी है, देखो एक इमरजेंसी है आपकी 352 में, तो उनको दोनों सदनों में आपको पास करना है। दूसरी एक आती है स्टेट की इमरजेंसी 356 में, तो उनको भी आपको दोनों में पास करना है। तीसरी आती है आपकी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उनको भी आपको दोनों में पास करना है। तो पहला सेंटेंस तो आपका गलत है। दूसरा, टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही ऐसा पढ़ के आए कि लोकसभा में आपकी गवर्नमेंट को गिराने का पावर होता है, ठीक है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे भैया, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात तो दोनों सदनों में आएगी ना। जी हाँ, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, यह इम्पीचमेंट प्रोसेस दोनों में स्पेशल बहुमति के साथ आपको पास करना है, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो तीसरा भी गलत है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा? ऑप्शन 2 यानी कि बी, 2 ओनली। चलिए ठीक है, चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, A bill amending the constitution requires a prior recommendation of President of India। नहीं भैया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वह कोई भी एमपी प्रेजेंट कर सकता है और उसके लिए शुरुआत में प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। तो यह हो गया हमारा गलत। दूसरा सेंटेंस, व्हेन a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for President of India to give his or her assent। यह बात बिल्कुल सही है। आपके प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 में 3 टाइप के वीटो का पावर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यह जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा सही है। तीसरा सेंटेंस, A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। यह बात बिल्कुल सही है। आपके आर्टिकल 108 में जो जॉइंट सिटिंग की बात है, वो जॉइंट सिटिंग आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं कर सकते। तो यह हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस,
पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब जैसे ही पहला गलत करेंगे वैसा ही ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल काइरोज यूपीएससी को। थैंक यू।